आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर पावर के बारे में। और न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है उसको यूज़ किया जाता है और उसको इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर एनर्जी या फिर हम कहते हैं कि हीट प्रोड्यूस की जाती है। अब ये जो हीट है इसको फर्दर हम देखते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है स्टीम टरबाइन में, ताकि उस स्टीम टरबाइन के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये कि बिजली बनाई जा सके। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसकी डायग्राम है। अब अगर हम ये बात करें कि जो न्यूक्लियर पावर है उसमें हम कौन से वाले रिएक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और फिशन रिएक्शन के रिजल्ट में जो है फर्दर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है और उस हीट को हम इस्तेमाल करते हैं टरबाइन, स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए। और फिर फर्दर हम देखते हैं कि उससे क्या प्रोड्यूस होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम फिशन रिएक्शन को समझने के लिए अपने सामने एक डायग्राम देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि जो फिशन रिएक्शन है उसमें एज अ फ्यूल या फिर हम कहते हैं कि जो यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो है यूरेनियम। अब हम देखते हैं कि एक न्यूट्रॉन को बम्बार किया जाता है। जब न्यूट्रॉन को उसके ऊपर बम्बार किया जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है, वो टूट जाता है दो डिफरेंट एलिमेंट्स में। उसमें एक हम देख रहे हैं क्रिप्टॉन और जो दूसरा अगर उसकी बात की जाए तो वो है बेरियम। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब ये जो हम देख रहे हैं ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 न्यूट्रॉन जो है फर्दर और रिलीज होते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये आगे और मौजूद 3 यूरेनियम के ऊपर जो है जाके स्ट्राइक करेंगे, मतलब वहाँ पर उनके साथ टकराएंगे। जब उनके साथ जाके ये टकराते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर वो जो यूरेनियम के एटम हैं वो फर्दर क्या होंगे, स्प्लिट होंगे उसी तरह क्रिप्टॉन और बेरियम में। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हर एक यूरेनियम के स्प्लिट होने के ऊपर क्या मिलती है, हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। और साथ में हम देखते हैं कि हर यूरेनियम के साथ क्या मिल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है फर्दर ये हर एक न्यूट्रॉन आगे जाके एक यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करता है और इसी तरह से हम देखते हैं कि रिएक्शन चलता जाता है और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिलती है इससे। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूरेनियम के साथ इन्होंने लिखा हुआ है 92 और 235। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेरियम के साथ 56 142। तो हम देख रहे हैं कि जो ये लोअर केस में लिखे हुए हैं, मतलब ये जो नीचे की साइड पे है 92 56 इसी तरह से 36, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। और इसी तरह से 235 91 और 142 ये क्या, ये हैं इनके एटॉमिक मैसेस। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर पावर है या फिर हम फिशन के रिजल्ट में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए। तो हम एक रिपोर्ट 2005 में शो करती है कि जो न्यूक्लियर पावर है वो प्रोवाइड करती है 6.3% वर्ड्स एनर्जी। इसके अलावा 15% जो है वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो इतनी जो हम कह रहे हैं कि 15% जो बिजली है वो इस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है। तो अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप ये देखें कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से हम इस हीट को इस्तेमाल करते हुए एट द एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने पहले भी बात की है कि यूरेनियम फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। और यूरेनियम फ्यूल को कहाँ पर डाला जाता है, रिएक्टर में। अब रिएक्टर जैसे कि ऊपर हमने डायग्राम में देखा था कि कंक्रीट डोम शेप है, जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। फर्दर हम देखते हैं कि जब इसके अंदर यूरेनियम डाला जाता है तो जब न्यूट्रॉन उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो एटम स्प्लिट होता है। जब एटम स्प्लिट होता है तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हमने अभी बात की थी, डायग्राम देखी थी। तो अब हम देखते हैं कि जब ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं इसके अलावा हम कह रहे हैं कि वो स्प्लिट हो जाते हैं दूसरे एटम्स में। इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। और जब कंट्रोल किया जाता है तब हम उससे अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के अमाउंट में जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज हम देखते हैं कि वो एक चेन रिएक्शन है और उससे बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो हम देखते हैं कि क्या है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब इसमें अगर हम देखें तो साथ में हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कंट्रोल रॉड्स हैं। अब अगर कंट्रोल रॉड की बात की जाए तो कंट्रोल रॉड जो है वो किस तरह का मटेरियल होता है, इसमें हम देखते हैं कि कैडमियम या फिर जो बोरॉन है उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं कंट्रोल रॉड्स। और इन रॉड्स को हम देखते हैं कि राइज करके, मतलब ये कि ऊपर या नीचे करके फर्दर क्या किया जा सकता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाया जा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि इस तरह से जो रिएक्शन है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है या उसको स्पीड अप किया जा सकता है।
अब अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ पर हम थर्ड स्टेप में देख रहे हैं हमें एक लूप की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके अंदर वाटर पंप किया जाता है। वाटर जो है वो पंप किया जाता है ताकि वाटर जो है इस रिएक्शन के रिजल्ट में, जो कि हमने बात की थी कि फिशन रिएक्शन है, फिशन रिएक्शन के रिजल्ट में जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को इस्तेमाल करते हुए इस वाटर का टेम्परेचर हाई किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जो वाटर लूप का अगर एक साइड देखें तो वो हमें नज़र आ रही है रिएक्टर में, इसी तरह से अगर हम दूसरी साइड देखें तो वो हमें नज़र आ रही है हीट एक्सचेंजर में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हीट को एक्सचेंज किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम फोर्थ स्टेप को देखें तो फोर्थ स्टेप में हम देख रहे हैं कि इनसाइड द हीट एक्सचेंजर क्या प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वाटर कहाँ से मूव करके आ रहा है, जो वाटर मूव करके आ रहा है इस रिएक्टर के अंदर से वो अपनी हीट दे देता है। फर्दर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक और हमें पाइप की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके अंदर के ठंडा पानी कूल वाटर है, या फिर हम कहेंगे कि जो एवरेज टेम्परेचर का वाटर वो इसके अंदर मौजूद है। तो जो हीट एक्सचेंजर है इसकी मदद से हम देखते हैं कि क्या होगा कि यहाँ पर जो इस हीट की वजह से ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर, इसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो गया था और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टीम में। तो जो हीट एक्सचेंजर है वो क्या करता है, इसमें मौजूद जो वाटर है, इसमें मौजूद जो पानी है उसका दर्जा हरारत बढ़ाएगा और उसका दर्जा हरारत इतना बढ़ जाएगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाए स्टीम में। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने हीट को एक्सचेंज किया है, लेकिन हीट को एक्सचेंज किया है विद अनकनेक्टेड लूप। ये दोनों के दोनों लूप या फिर वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंटेमिनेशन नहीं होगी। मतलब ये कि अगर इस वाटर के अंदर कोई ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट या उनका कोई असर मौजूद है तो वो ये इस वाले वाटर में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों कनेक्टेड नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं कि हीट एक्सचेंज होती है। अब अगर हम इसके फिफ्थ स्टेप के ऊपर आए तो हमने बात की थी कि अब क्योंकि हीट एक्सचेंज हो गई है, हीट एक्सचेंज होने के बाद ये जो वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम, स्टीम जिसे कि भाप कहा जाता है। अब हम फर्दर देखते हैं कि जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो इस स्टीम को इस्तेमाल किया जाता है, इस भाप को इस्तेमाल किया जाता है उस टरबाइन को चलाने के लिए। अब उस स्टीम की वजह से वो टरबाइन चलती है। फर्दर हम देखते हैं कि वो जो टरबाइन है वो किसके साथ कनेक्टेड है। तो हम देखते हैं कि वो जो स्पिनिंग टरबाइन है, मतलब ये कि जो टरबाइन अब मूव करी है वो कनेक्टेड है एक जनरेटर के साथ, और ये जनरेटर जैसे जैसे स्पिन करता जाता है वैसे वैसे हम साथ में देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस होती है। सेवन स्टेप में जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी जिसे कि बिजली कहा जाता है। फिर वहाँ से हम देखते हैं कि फर्दर उसको सप्लाई किया जाता है मेन ग्रिड तक, और फिर वहाँ से होम्स, मतलब घर, शॉपिंग मॉल, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, वहाँ तक उस बिजली को, उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। अब अगर इसके साथ साथ हम कुछ एडवांटेजेस की बात करें और साथ डिसएडवांटेजेस की, तो हम सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर है उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह से जब हम बिजली बनाते हैं तो उसमें हम फॉसल फ्यूल जैसे कि कोल और ऑयल है उसकी कंजम्पशन कम से कम करते हैं, उसे बचाते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब फॉसल फ्यूल, मतलब ये कि कोल या जिसे कि कोयला कहा जाता है, ऑयल जिसमें हम देखते हैं कि जैसे खाम तेल जिसमें पेट्रोल, पेट्रोलियम, फर्दर गैसोलीन है इसे कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि जितना कम फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल होगा इसका मतलब है कि उतनी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम से कम होगा। मतलब ये कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी प्रोडक्शन, वो उसकी पैदावार जो है, या फिर हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो कम होगी। जब उसकी मिकदार कम होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, जिसमें हम देखते हैं कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। मतलब ये कि जो हमारी ज़मीन का ओवरऑल दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ अगर एक और एडवांटेज की बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब ये कि बहुत कम मिकदार की यूरेनियम को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी एनर्जी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर हम साथ में डिसएडवांटेजेस की बात करें कि न्यूक्लियर पावर से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या फिर हम कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहले प्रॉब्लम आता है वो है सेफ्टी का। और उसमें हम देखते हैं कि जब न्यूक्लियर प्लांट जो है किसी भी जगह पर लगाया जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाती है, उसको बहुत ज़्यादा उसके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक किया जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी वजह से फर्दर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा सवियर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान होता है। इसके अलावा अगर हम एक और डिसएडवांटेज की बात करें जिसे कहा जाता है कि सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल
निकलता है, या फिर हम कहेंगे कि जो फाजिल मादा न्यूक्लियर पावर से निकलता है, फर्दर हम देखते हैं कि उसको डीकम्पोज करना या उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फर्दर हम देखते हैं कि वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके अंदर मौजूद होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फर्दर हम देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो मतलब ये कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है इसको हम देखते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि ये नेचुरली उस तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं होता और बहुत सालों तक इसमें से डिफरेंट रेडिएशंस निकलती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर पावर के बारे में।